नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे भ्रामक खबरों से खबरदार। खबरें नॉलेज के लिए होती हैं, जानकारी के लिए होती हैं। खबरें वो होती हैं जो सत्य और तथ्य पर निर्भर होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में फेक न्यूज से कैसे बचा जाए, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। झूठी और भ्रामक खबरों का एक मायाजाल सा हमारे चारों ओर फैला हुआ है। खतरा उस वक्त ज्यादा बढ़ जाता है जब ऐसी खबरें देश और समाज विरोधी होती हैं, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर YouTube चैनल्स पर शिकंजा कसा है। केंद्र ने ऐसे 8 YouTube चैनल्स को प्रतिबंधित किया है जो कथित रूप से दुष्प्रचार कर रहे थे। प्रतिबंधित किए गए 8 चैनल्स में 7 भारतीय हैं और एक चैनल पाकिस्तानी है। केंद्र ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। ये प्रतिबंध उन YouTube चैनल पर लगाए गए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर दुष्प्रचार कर रहे थे। ये प्रतिबंध IT नियम 2021 के तहत लगाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने मॉनसून सत्र में कहा था कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। IT एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के मुताबिक भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले सोशल मीडिया फॉर्म्स पर कार्रवाई की जा रही है। अब केंद्र सरकार ने देश विरोधी कंटेंट बनाने, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर दुष्प्रचार फैलाने वाले 8 YouTube चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक IT नियम 2021 के तहत 7 भारतीय और एक पाकिस्तान के YouTube समाचार चैनल को प्रतिबंध किया गया है। ब्लॉक किए गए चैनलों को 114 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इन चैनलों के 85,73,000 सब्सक्राइबर थे। इन चैनल्स में देश विरोधी और झूठी जानकारी दी जा रही थी। प्रतिबंधित किए गए कई YouTube चैनल्स पर झूठे दावों के साथ वीडियोस अपलोड किए गए थे। इन YouTube चैनल्स पर भारत सरकार धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने के आदेश दे सकती है। भारत सरकार देश में धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने वाली है। भारत में धर्म युद्ध की शुरुआत जैसे टाइटल के साथ कंटेंट अपलोड किए गए थे। इनके अलावा प्रतिबंधित YouTube चैनल भारतीय सुरक्षा बलों, जम्मू और कश्मीर के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। IT मंत्रालय ने बताया है कि इन चैनल्स पर अपलोड किए गए कंटेंट पूरी तरह से झूठे और संवेदनशील पाए गए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के लिए खतरा थे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इसके साथ ही दिसंबर 2021 से अब तक 102 YouTube आधारित न्यूज चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है। केंद्रीय IT मंत्री अनुराग ठाकुर ने जुलाई महीने में लोकसभा में बताया था कि 2021-22 के दौरान 78 YouTube आधारित न्यूज चैनल्स पर प्रतिबंध लगाए गए थे। वहीं 560 YouTube लिंक्स ब्लॉक किए गए थे। अब केंद्र सरकार की YouTube चैनल्स की गई ये कार्रवाई कोई पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं कही जा सकती। ऐसी भ्रामक और तथ्यहीन खबरों पर शिकंजा जरूरी भी है और लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें समाज के हर वर्ग तक पहुंचती हैं। तो भ्रामक खबरों से खबरदार होना है। और देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप YouTube देख लीजिए, न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए, तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जानना सब चाहते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ऐसा हो गया है कि बहुत आसानी से ज़्यादातर लोग इसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। तो ऐसे में यदि वाकई में चीज़ें गलत हैं और सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया है, तो सवाल एक ये भी आता है कि अब तक क्यों मॉनिटर नहीं किया गया। आप सोचिए कि जिस तरीके से अभी हम अपनी रिपोर्ट में पढ़ रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वीडियोस ऐसे हैं, कुछ न्यूज़ ऐसी थी जिन्हें 114 करोड़ बार देखा गया है और उनके सब्सक्राइबर कितने लाखों में हैं। तो आप सोचिए कि वो चीज़ें जो गई हैं वो किस तरह से लोगों तक पहुंची हैं, कितनी बार देखी गई हैं। क्यों इन चीज़ों पर कंट्रोल पहले नहीं हुआ? ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आप कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल न जाने इतनी चीज़ों को बैन करने के बाद भी अभी और वर्कआउट की ज़रूरत है कि न जाने और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे और आप तक गलत तरीके से, या कह लीजिए कि फेक न्यूज़ के रूप में पहुंच रही होंगी। हम विस्तार से इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी। सत्य प्रकाश शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। शिक्षाविद भी हैं और रक्षा मामलों के जानकार भी हैं राजेश भारती जी। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। और IT एक्सपर्ट अजय सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले
अजय जी, आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं और हम बात एक ऐसे कहते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए, यूट्यूब की हम बात करें तो जहां तक ये चीजें आती हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ये तमाम चीजें करनी है? आप यदि फेक न्यूज़ दे रहे हैं दैट मीन्स कि आप एक क्राइम भी कर रहे हैं। आप गलत चीज़ों को नहीं प्रिटेंड कर सकते। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली हैं जो गलत थी और वर्तमान में आप देखिए देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उनको लेकर आप चाहे धार्मिक रूप से या किसी अन्य रूप से यदि मैसेज पास कर रहे हैं, करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें देश में बिगड़ी हैं या कई बार ऐसी हम चीज़ें देखते हैं, उसके लिए तो यही लोग फिर सबसे बड़े जिम्मेदार हुए और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल राखी, डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। डिजिटल में हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं बाकी दुनिया से। भारत में डिजिटल आया भी देरी से, उस पर पॉलिसीज़ भी अभी तक बनती आ रही हैं। 2021 में ही हमारे एक्ट को रीडिफाइन किया गया है, तो जिस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए आईटी पे, वैसा अभी इस देश का है नहीं। धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है, लेकिन जो चैनल अभी आपने बताया करीब 7 से 8 चैनल है जिसमें 7 भारतीय, एक पाकिस्तानी है। अब भारतीय चैनल के आप नाम देखिए, लोकतंत्र टीवी, कितना डेमोक्रेटिक नेम है, कोई भी व्यक्ति जाएगा उसको सब्सक्राइब करेगा, उसको लगेगा कि लोकतंत्र की बात हो रही है। लेकिन उस चैनल पे 13 लाख सब्सक्राइबर हैं। जो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बैन किया है उसके पास 33 करोड़ व्यूज़ थे और 20 लाख सब्सक्राइबर थे। पाकिस्तानी चैनल था, उसमें न्यूज़ की दुनिया। इस तरीके के चैनल्स लगातार चल रहे थे, उस पर कॉन्टेंट आ रहा था, और जो डैमेज हो जाता है उसको कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता है। लेकिन वो बात ठीक है कि अब देर आए हैं दुरुस्त आए, आपने बोला था आपके इंट्रोडक्शन में, और इसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ नया नया काम हो रहा है, नई नई नीति आ रही है, नई नई पॉलिसीज़ बन रही है और काफ़ी काम इस पे चल रहा है। कड़ी सजा होनी चाहिए, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। ठीक है, राजेश भारती जी, किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं? अभी बैन हुआ है, अब आगे मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इनको बैन कर दिया है तो दोबारा ये चीज़ें नहीं आएंगी। हो सकता है और भी चीज़ें हो रही हों, उस पर वर्कआउट की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा सवाल कि अभी तक फिर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? आप सोचिए कितने करोड़ों लोगों ने कितनी फेक चीज़ें देखी हैं और वो मैसेज किस तरह से गया होगा, और उसके बाद हमारे देश में हम न जाने क्या क्या देख रहे हैं। खबरों का मामला है। देखिए, आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a) में, और उसे बेसिक वैल्यूज, फंडामेंटल वैल्यूज हमने बताया है। हमारे न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बात बार बार क्लियर किया गया। राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे में जब आज सूचना का तंत्र इस तरह से फैल गया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हर आदमी पत्रकार है, कोई भी व्यक्ति टीवी चैनल चला सकता है, कुछ भी कंटेंट पब्लिश कर सकता है। ऐसे समय में विचारों के ऊपर इन 8 चैनलों पे जो हमने प्रतिबंध लगाने का काम किया, इससे बात नहीं बनने वाली है। अब वो जो बात होती है ना, जो सोशल टेमिंग और ग्रूमिंग, तो जब तक आप अपने समाज को सोशली टेम नहीं करेंगे, ग्रूम नहीं करेंगे, और वो होगा आपके एजुकेशन सिस्टम से। क्योंकि अब सूचनाओं के लेवल पे हम इन 8 चैनलों पे प्रतिबंध लगा दीजिए, अगले 10 आ जाएंगे, अगले 50 आ जाएंगे, ये तो आते रहेंगे। तो देश के विरुद्ध, देश के अंदर ही रह के यदि लोग किसी तरह की भ्रामक तथ्य प्रकार जो है सोशल कंटेंट डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इनको जो है ये प्रतिबंध लगा के इनको, मैं इसको बहुत जो है अच्छे तरह से नहीं देखता, या इससे सहमत नहीं हूँ कि इससे हम कुछ हासिल कर लेंगे। आपको जो है जो करना है, एजुकेशन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। देश के अंदर जो इंक्लूसिव जो ग्रोथ का बात है, वो तो हो नहीं रहा। एक्सक्लूसिव ग्रोथ के दौर में, कि जब आप देख लीजिए कि कोरोना काल में सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स आए, लेकिन यूरोप में जो डेमोक्रेसी के फ्लैग भी रहे हैं, उन सभी देशों में जो सामाजिक समर्थन मिला, समाज, देश की व्यवस्था ने आम लोगों के साथ जिस तरह खड़ी हुई, हमारे यहाँ जिन लोगों की रोजगार चली गई, जो लोग बेरोजगार हो गए, जॉबलेस हो गए, लाखों लोगों की जो है बिजनेस धंधे बंद हो गए, और ऐसे में जो है इवन यहाँ तक कि लोगों के बिजली बिल, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, बिजली बिल तक जो है माफ नहीं की गई, जबकि उस दौरान संस्थानों ने बिजली इस्तेमाल नहीं किया। तो देश के अंदर जो एक गुस्सा है, गुबार है व्यवस्था के विरुद्ध, ये बात केवल बीजेपी सरकार से नहीं, ये सरकार कांग्रेस की होती, कोई और भी केंद्र में बैठी होती सरकार, उसके विरुद्ध ही होता। आम आदमी, आम जनमानस जो है अपने देश की सरकार को अपने बीच महसूस नहीं करता। तो इससे जो है
वैसे लोग जो लोगों के अंदर के इस गुबार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म जो है मजबूत प्लेटफॉर्म बन जाता है। और ऐसे विचार को जोड़ के जो है हम सरकार के विरुद्ध भ्रामक प्रचार चलाते हैं। इसलिए काम इस लेवल पे करके प्रतिबंध लगा के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या आपकी ओपिनियन है? क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं, क्या यहीं पर रुक जाना या जिन चीज़ों को बैन किया गया है ये माना जाए? एक मैसेज तो आया कि हाँ ये फेक भी होता है, गलत भी होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इतने जागरूक हैं जो इन चीज़ों को देखकर भी समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारा वर्ग ऐसा भी है जो नहीं समझ पाता है। अभी तक तो ना जाने, आप खुद समझ सकते हैं आंकड़ों को देखकर कि यदि इतने चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, जिसमें से 7 तो भारतीय हैं और ना जाने किस किस स्तर की न्यूज़ गई होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ों को यदि एक कंट्रोल करने की बात है तो अब आगे किस तरह से काम किया जाए? जी जी, देखिए राखी जी, आज आपका जो टॉपिक है वो आज की जो माहौल है या जो समाज में जिस चीज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, यानी OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो चीजें लाई जाती हैं वो डिजिटाइजेशन जो मीडिया का हुआ है उसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं, इसलिए ये बहुत क्रूशियल है। देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं और आप बेहतर समझते हैं इस चीज को कि हम लोगों का काम है किसी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कराना या मास कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करना। देखिए, इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो डिसइंफॉर्मेशन, एक मिस इन्फॉर्मेशन। कई बार मिस इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो हम और आपसे भी हो जाते हैं, भूल से भी हो जाते हैं, जिससे उसको भी कई बार लोग फेक न्यूज कह देते हैं। लेकिन ये जो मामले हैं ये डिसइंफॉर्मेशन के हैं, यानी कि जानबूझकर गलत जानकारी परोसना, क्योंकि मीडिया का रूप डिजिटाइल हो गया है। 2021 में जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का जो रूलिंग आया है IT एक्ट 2000 में, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इस चीज पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की सरकार को ताकत मिली है। इसके पहले ये ताकत नहीं थी, अपन बैन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनमें एक्शन ले सकते थे, कुछ केसेस चलाए जा सकते थे, डायरेक्ट ब्लॉक नहीं कर सकते थे। ये जो ब्लॉक किया गया है ये कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता और उसकी इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, मीडिया एक ऐसा माध्यम प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा ना केवल गलत बल्कि अच्छी खबरें भी पहुंचाई जाती हैं। जब हाथ में मोबाइल हो तो मोबाइल से बेहतर पहुंचाना कुछ भी नहीं होता। पुराने समय में अनाउंसमेंट होते थे, आपको पता हो, फिर प्रिंट मीडिया आया, फिर इसके बाद आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और आज मीडिया का रूप डिजिटाइल हो गया है। इसलिए कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा CGI ने एक मामले में उन्होंने बगैर मामले में उन्होंने कहा था कि आज भी प्रिंट मीडिया को ज्यादा तथ्यात्मक माना जा सकता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य, मीडिया प्लेटफॉर्म सभी अच्छे हैं, बेहतर हैं, बशर्ते वो अपनी भावनाओं को उचित रखे कि किस काम के लिए उनको यहाँ रखा गया है। सरकार ने दिसंबर 2021 से लेके बहुत सारे चैनल, लगभग 102 पर यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक अकाउंट हो, उनको ब्लॉक किया है। ये स्टेप अच्छा है, लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे जो चैनल्स हैं जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि देखो हर किसी के पास उतना धन नहीं है। ये इन जैसे चैनल उनको भी कहीं ना कहीं बदनामी के दायरे में लाने का एक बड़ा प्रयास करते हैं। सोची समझी राजनीति होती है जिसके तहत कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया से इन चैनल्स पर भरोसा नहीं करते। आपको आश्चर्य होगा, जो बैन किए गए हैं वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े चैनल्स का आपको थंबनेल यूज किए, उन्होंने बड़े बड़े एंकर्स का इमेज भी उसमें यूज करते हैं, तो लोग विश्वास कर ही जाएंगे कि ये बात सही होगी। लेकिन इसके बाद 2021 में जो अधिकार मिले हैं सरकार को एक्शन लेने के IND को, तो ये अधिकार बहुत कारगर है, क्योंकि आज सोशल मीडिया को रिफाइन करने की बहुत जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एथिक्स हैं, जर्नलिज्म की एथिक्स हैं, इनमें कुछ भी एथिक्स का उपयोग नहीं करते हैं, कि ना उनको पालन करते हैं कि एथिक्स किस लिए बनाए गए हैं, क्या उनकी पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी है, क्या उनकी सरकार के प्रति जिम्मेदारी है, और क्या उनको लोगों को दिखाना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं देश के अंदर जो उन्माद की हालत पैदा करते
आपने देखा होगा आजकल बड़ी अच्छी चीज हो रही है, जहां भी कहीं हालात बिगड़ते हैं जिन जिलों में या जिन रीजन में, वहां एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा होगा कि इंटरनेट ब्लॉक कर देता है। ये क्यों करना पड़ता है? इन्हीं चीजों के कारण तो करना पड़ता है। तो इससे क्या है, इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो क्या है कि घर में बैठे, मान लो धारा 144 लगा है या कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है, उन हालातों में लोगों के हाथ में मोबाइल तो है, तो वो आप कोई अगर डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है तो तुरंत फैल जाएगी और लोग भड़क सकते हैं। क्योंकि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, ना केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया इस पर भरोसा करती, तभी तो कहीं ना कहीं इसको ही, जो हमारे यहाँ कानून है या कई देशों में कानून है, जो अपने एक्सप्रेशन या अपनी स्पीच, अपने ओपिनियन को जो एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया है, ये कहीं ना अधिकार है। अब लोग कहते हैं कि ये चौथा स्तंभ है, मीडिया कोई चौथा स्तंभ नहीं है, ये तो हम मान के चलते, ये तो धारणा है, ये मान्यता है। क्योंकि हर व्यक्ति को, ना केवल हम मीडिया मैन हैं या हम मीडिया पर्सन हैं, हमको किसी चीज को एक्सप्रेस करने का अधिकार है अपने ओपिनियन को, बल्कि नहीं, हर भारतीय को अधिकार है। तो लेकिन चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है, उसको बड़ा गहराई समझना, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, इन तीनों में अपने अधिकार हैं, लेकिन मीडिया का अधिकार भी तो होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से ये तीनों देश के लिए जिम्मेदार है, उसी प्रकार से मीडिया भी चौथी इस देश के लिए उतनी जिम्मेदार है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में मीडिया को चौथा स्तंभ या फोर्थ कॉलम डेमोक्रेसी का कहते हैं। इसकी गंभीरता बनाए रखने के लिए ऐसे एक्शंस बहुत जरूरी है, और ये मीडिया को बदनाम करने की जो साजिश है, इन पर अंकुश इसी तरीके से लगाया जा सकता है। ये एक्शन लेना एक बेहतर कदम सरकार का माना जा सकता है। ठीक है अजय जी, मुझे ऐसा लगता है अभी एक बात निकली थी कि कहते हैं ना कि अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए या अपनी चीज़ों को, अपनी खबरों को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करते हैं कि उन्हें गुमराह करने के लिए झूठे और सेंसेशनल थंबनेल का यूज़ करते हैं। ये बात बिल्कुल है और ये हमने भी कई बार देखा है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आप कोई भी चीज़ गलत कैसे दे सकते हैं, या आपको पता है कि ये चीज़ गलत है या हम उसको अच्छा करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है, तो गलत चीज़ों को भी कर रहे हैं तो इस पर एक कार्रवाई तो होती है। इसके क्या एक कोई मापदंड होगा यूट्यूब का, उनकी भी अपनी पॉलिसी होती है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है ना। तो वो लोग क्या खुद ये मॉनिटर नहीं करते? कैसे आप अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए गलत चीज़ें दे रहे हैं? नहीं, आपने बात ठीक कही है, लेकिन YouTube के खुद के फिल्टर्स लगे हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो साइट है और उनकी जो टेक्निकल टीम है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। अब करते क्या हैं लोग जनरली कि कंटेंट का जो थंबनेल बनाते हैं, वो थंबनेल जो है उसको YouTube मॉनिटर करता है, उसकी पॉलिसी बनी हुई है कि जो आपका वीडियो हो थंबनेल भी उसी से मैच करता हुआ होना चाहिए। सेकंड, यदि बच्चों के हिसाब से वीडियो तो उसको आपको टिक करना पड़ता है कि ये वीडियो जो है ये चाइल्ड फ्रेंडली है, उसमें कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो चाइल्ड ना देख सके, बच्चे ना देख सकें। थर्ड, उसमें एक और कॉलम टिक करना पड़ता है कि इस वीडियो में कोई विज्ञापन तो नहीं है, कोई धार्मिक विद्वेष तो नहीं फैलाने की कोशिश की जा रही है, एंटी नेशनल तो नहीं है। जिस तरीके के चैनल से लोग जम्मू कश्मीर पर भी संवेदनशील खबरें दिखा रहे थे, धार्मिक युद्ध की घोषणा, ऐसी खबरें इनकी चल रही थी। लेकिन ये डिजिटल कोडिंग है, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, लाखों की संख्या में यूट्यूब चैनल्स हैं, लाखों की संख्या में वीडियोस हैं। यूट्यूब खुद उनको बैन करता है। आप किसी चैनल का कोई कंटेंट उठा के डालिए, यदि उस पर कॉपीराइट क्लेम है, यूट्यूब उसको सीधा स्ट्राइक करता है। और यदि 3 स्ट्राइक हो जाती हैं, एक कॉपीराइट के बाद आपको एक मौका देता है, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे जाते हैं, 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल बैन कर दिया जाता है परमानेंट, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन और करस्पॉन्डेंस टू यूट्यूब टीम। वो आपको मौका भी नहीं देते हैं। उनके फिल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये देश से जुड़ा हुआ मामला, यहाँ पे आपकी भी आईटी टीम होनी चाहिए सेंट्रल में मॉनिटर करने के लिए। राज्य स्तरीय आईटी टीम का गठन होना चाहिए जो इन चीज़ों को देखे। यूट्यूब जो है एक कमर्शियल बॉडी है, देश के खिलाफ खबरें चलाना ये देश का भी एक मुद्दा है। यूट्यूब बहुत संवेदनशील है, हम लोग खुद यूट्यूब पे बहुत सारा काम करते हैं और उनके फिल्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी जो लोग इस तरीके की खबरें फैलाते हैं वो डिजिटली इन चीज़ों को प्ले करते हैं। वो लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते, कभी ना कभी वो भी नोटिस में आते, लेकिन उनको पकड़ना हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी यूट्यूब की है। ठीक है राजेश भारती जी, मुझे ऐसा लगता है कि
किसी भी चीज़ को ले लीजिए, देश से जुड़ी हुई चीज़ों को ले लीजिए, धार्मिक चीज़ों को ले लीजिए, जो कुछ भी है, जो भी चीज़ें अब क्योंकि बैन हुई है तो ना जाने इन्होंने कितनी चीज़ें गलत तरीके से पहुंचाई होंगी। और मुझे फिर एक बार वही लग रहा है, जो मैं पर्सनली यहाँ पर एक चीज़ों को मैं देखती समझती हूँ जितना मैं, कि वाकई में यदि आपने कोई चीज़ है, किसी चीज़ को अपलोड किया है या आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी सत्य प्रकाश जी भी बोल रहे थे कि आप उसमें बड़े एक चेहरे का यूज कर लेते हैं, ऊपर कुछ होता है, उसमें इतनी अट्रैक्टिव उसका थंबनेल जो आप बनाएंगे वो ऐसा होगा, लेकिन उसके अंदर वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो आप कहीं ना कहीं कर तो गलत ही रहे ना। तो इन चीजों को भी तो रोकना होगा, इन चीजों को देखना होगा, प्रॉपर एक चीज करनी। अब जो बैन हुए हैं, ठीक है, इनको आपने बंद कर दिया, इनके लिए कार्रवाई की कौन सी बात होगी? क्योंकि कुल मिला के एक ही बात है, यदि देश से रिलेटेड, धार्मिक भावनाओं से रिलेटेड यदि आपने कोई भी गलत चीज करी है या उन कंटेंट को परोसा है या उसका प्रचार प्रसार किया है अपने फायदे के लिए, तो निश्चित तौर पर क्राइम में आता है, होनी चाहिए कार्रवाई। तो निश्चित रूप से जो है हर देश को अपने राज्य व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक सर्टेन नियम और रूल्स से चलने होते हैं, और उन रूल्स के तहत जब भी कोई भी कंटेंट जो है इस तरह का है कि जो देश की भावनाओं, देश के वजूद के खिलाफ हो, तो वहाँ कार्रवाई होती है, और पहले भी होती रही, आगे भी होगी। लेकिन मैं बात जो है बार बार कर, जो राइट टू डिसएग्री है, असहमत होने का जो अधिकार है, जब आप इसे मौलिक अधिकार मान रखा है, ऐसे समय में जो है कैसे यूट्यूब के ऊपर या किसी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है निगरानी करना, क्योंकि जब तक आप निगरानी करेंगे, देखिए तथ्यों को संदर्भों से काट के जो दिखाने का चलन है, वो तो हमारे देश के कई एस्टेब्लिश टीवी चैनल भी काम कर रहे हैं कि तथ्यों को संदर्भ से काट के दिखा देते हैं, लेकिन बाद में उसका जो असर है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो देश के राष्ट्रवाद के अंतर्गत रह के, उसके दायरे में रह के कर रहे हैं, लेकिन अंततः बात तो गलत है ना। जब आप किसी तथ्य को संदर्भ से काट के दिखा रहे हैं तो वो राष्ट्रवाद को मदद भी करता हो तब भी गलत है। तो आप इसको पूरी तरह, अब ये बात ठीक है कि जो लोग राष्ट्रवाद के विरुद्ध तत्वों और संदर्भों के साथ खेल करते हैं उनको आपको नियंत्रित करना है। नियंत्रित करने के लिए आप आईटी एक्ट में बदलाव करें, मॉनिटरिंग सेल बनाएं। अभी जो हमारे एक एनालिस्ट ने ये बात कहा कि यूट्यूब का अपना बहुत सारा जो है सिस्टम है, जिसमें उनके बहुत सारे एक्सपर्ट इन सारी चीजों पे लगातार निगाह रखते हैं। तो जब यूट्यूब, जो दुनिया में मिलियंस बिलियंस जहां वीडियोज पड़े हैं, उनकी टीम के द्वारा चीजें मॉनिटर नहीं हो पाती है, तो हम अपने देश में एक ऐसी व्यवस्था कायम करें। हाँ ठीक है कि हम पूरी एक अपनी मजबूत आईटी सेल बना के ये कर सकते हैं, लेकिन ये रुकेगा नहीं, क्योंकि असहमत होने के अधिकार को जो है, यदि हम चाहते हैं कि राज्य व्यवस्था के विरुद्ध कोई बोले नहीं, तो आप असहमति के अधिकार को जन मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर कीजिए, और ये सरकार को जो है उसके बाद सरकार के लिए नियंत्रण करने के तरीके ज्यादा आसान हो जाएंगे। अभी तो बहुत सारे मामले न्यायालय में चले जाएंगे कि ये जो हमारा कंटेंट है ये देश विरोधी नहीं है, इस आधार पे हमारा ये बैन गलत है। बिल्कुल। तो और इन सारी बातों को जो है समझने की जरूरत है। हर बात का सलूशन कानून के माध्यम से हम तलाशने की कोशिश करें, तो कानून तो संविधान के दायरे में ही बनेगा ना। देश में कोई भी कानून जो आप बनाएंगे, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट जाके तो कोई कानून बनाएंगे नहीं आप। अभी देखिए कि सेडिशन लॉ जो है उसको कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे समय में इन सारी बातों को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ज्यादा मुश्किल होगा आने वाले समय। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है चलते चलते, क्योंकि समय भी लगभग हो ही गया, सत्य प्रकाश जी क्या लगता है, अभी भी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप ये देख लीजिए कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी देखते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो हम देख ही रहे हैं, और उसमें से जो चैनल्स बैन हुए हैं उनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस, ऐसी न्यूज़ आती हैं जिनको पढ़कर, मैंने कहा ना, कुछ वर्ग ऐसा है जो एक बार में विश्वास नहीं करेगा, पर बहुत सारा ऐसा बड़ा वर्ग है जो उस पर चला भी जाता है। तो आप सोचिए कि एकदम से दिमाग में चीज़ आती है कि हाँ ऐसा है, नहीं है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको कंट्रोल करना होगा। मैं और आप शायद समझ जाएंगे, हम उस फील्ड से, आप समझिएगा, लेकिन हर व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ें जो जा रही वो नहीं समझता। जो आप कहना चाह रही हैं, देखिए वो बात सही है। जैसे आप ये जो भी इसको लेके आए, इसके पहले आपकी टीम काम करती है, तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है। यानी कि आप तो जर्नलिस्ट में समझते हैं न्यूज बढ़ती क्या है, हर इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं होती है। पर इन चीजों में ये बड़ा खतरा न केवल अपने देश बल्कि दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि वो क्या फैला रहे हैं, यानी कि क्या डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं लोगों को,
क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अपने एजेंडे पर काम करके कुछ भी चीज को फैला देते हैं। जबकि एक जिम्मेदार चैनल हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो कोई भी मीडिया का या न्यूज या प्रिंट हो, उसमें आप देखते हैं कि बड़ी टीम होती है, ये न्यूज बढ़ती है या नहीं है, तभी हम उसको लेना है। अगर न्यूज बढ़ती है तो हम उसको नहीं लेते हैं, जिससे कोई गलत भावना फैले, ऐसा काम नहीं करते हैं। आपने देखो ये चीज क्या, ये वही चीज है, ये लोग क्या उपयोग करते हैं जर्नलिज्म का। आप जानते हैं कि मैन डॉग वाइट मैन खबर नहीं है, मैन वाइट डॉग ये खबर है। तो इसलिए इन चीजों को ये तड़का मार के ऐसा फैला देते हैं जिससे कि लोग एकदम कैच करते हैं, इसलिए तो इनकी व्यूअरशिप इतनी अधिक होती है। और ये आप जानते हैं कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो फ्यू सेकंड्स में ही अपनी बात को करोड़ों तक पहुंचा देता है। बिल्कुल। जबकि हम दूसरे जो आपने जो एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्रिंट हो या अदर, उनमें इतना क्षमता नहीं थी कि वो पहुंचा दी। इसलिए मैं कहना ये चाहूंगा कि सोशल मीडिया जितना अच्छा है चीजों को पहुंचाने के लिए, उतना बड़ा खतरा भी है। इन खतरों से बचने के लिए सभी को सावधानी, विशेषकर सरकार को बड़ा कंट्रोल, बड़ा फिल्टर लगाना पड़ेगा, जब कहीं हम इसमें सुधार कर सकते हैं। और दूसरी लास्ट में एक चीज फिर कहूंगा कि जर्नलिज्म को बचाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अब जमाना ना केवल हिंदुस्तान में तो थोड़ा कम है, बल्कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनमें तो हर चीज हाथ पर आ गई है। तो ऐसे हालातों में हम अपने हिंदुस्तान को जहां लोग, ठीक है, क्योंकि समय हो गया है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, फेक न्यूज़ की बात हो रही थी और जिस तरीके से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जो भ्रामक खबरों से खबरदार होने की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, जिन यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, एक पाकिस्तानी 7 भारतीय, देर आए दुरुस्त आए, मैंने शुरुआत में भी कहा था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आगे भी न जाने ऐसी कितनी चीजें हो रही हैं, इस पर प्रॉपर मॉनिटर करना होगा। आपको एक टीम ऐसी रखनी होगी जो इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, क्योंकि इसके माध्यम से न जाने कितनी गलत चीजें, फेक चीजें चली गई हैं लोगों तक और आगे ना जाएं। इसे रोकना मुझे लगता है एक बड़ा दायित्व सरकार के लिए होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।